मिस्क ओरिजिनल। इस्तांबुल से लाहौर आते वक्त मुझे मालूम था मैं अबू की कब्र पर जा रही हूँ, मगर ये नहीं मालूम था कि अबू की मौत एक ज़ाती सानेहा नहीं रही, क्योंकि जिन फाइल्स के पीछे मैं इस्तांबुल में लगी रही उन्हीं फाइल्स में एक नाम ऐसा था जो कहीं भी हो सकता था, और यही सबसे ख़तरनाक बात थी, हैबतुल्लाह। उसका कोई ठिकाना नहीं था, सिर्फ चैनल्स थे, और जब दुश्मन आदमी नहीं नेटवर्क बन जाए तो फिर जंग ख़त्म नहीं होती, शक्ल बदल लेती है। मैं इस्तांबुल से सीधी लाहौर उतरी तो एयरपोर्ट की तेज़ रोशनी भी मुझे सर्द लग रही थी। बाहर वही शोर, वही धूल, मगर मेरे अंदर कुछ ऐसा खामोश था जो किसी आवाज़ से नहीं भर सकता। फ़ोन जेब में था, मुसलसल हिल रहा था, मैंने देखा नहीं। मेरे जहन में बस एक ही लाइन जमी हुई थी, अब्बू को गए 3 दिन हो चुके हैं। गाड़ी गली में मुड़ी तो सब कुछ अपनी जगह था। दरवाजे के पास मोटरसाइकिल, बरामदे की कुर्सी, दीवार की घड़ी, मगर अब हर चीज़ का मतलब बदल चुका था, जैसे किसी ने घर की नहीं मेरी ज़िंदगी की बिजली का स्विच ऑफ कर दिया हो। मैंने सांस अंदर खींचा, कंधे सीधे किए, यही तरबियत थी और यही सज़ा भी। दरवाज़ा खुला तो वीरानी ने सीधा सीने पर हाथ रखा। ताज़ियत करने वाले जा चुके थे, कालीन समेट दिए गए थे, किचन में चाय की महक नहीं थी, खामोशी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैंने जूते उतारे, मगर कदम भारी थे, जैसे मैं अपने घर नहीं किसी और की जगह में आ गई हूँ। अम्मी सामने आए तो मेरे अंदर की लेना एक लम्हे में दब गई। वो मुझे देखते ही टूट गईं। मैंने सोचा नहीं, आगे बढ़ी और उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। उनकी सांस कपकपा रही थी और मेरे अंदर भी कुछ टूट रहा था, मगर इस बार मैंने छुपाया नहीं। मेरी बच्ची, अम्मी ने बस इतना कहा और हम दोनों रो पड़ीं। वो रोना जिसमें आवाज़ नहीं होती, बस सांस, आंसू और दिल का वज़न। मैं उनकी पुश्त सहलाती रही, जैसे मैं उन्हें नहीं खुद को संभाल रही हूँ। घर के कोनों में अबू की मौजूदगी थी, मगर उनका वजूद नहीं था, और यही फ़र्क इंसान को अंदर से खा जाता है। अबू के कमरे के सामने मेरे कदम खुद ही रुक गए। दरवाज़ा आधा खुला था, वही पलंग, वही मेज़, वही किताबें। मैं अंदर नहीं गई। मैं जानती थी अगर एक बार अंदर गई तो खुद को वापस नहीं खींच पाऊंगी। फील्ड में जज्बात कभी कभी ऑपरेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और यहाँ ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था, मगर जंग बाकी थी। रात अम्मी के पास गुजरी। वो बार बार बस एक ही लफ्ज़ दोहराती रहीं, 3 दिन, और मैं खामोश रही। मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो माँ के दिल में उतर सके। शायद मेरा अपना दिल भी उसे पूरी तरह नहीं मान रहा था। अगले 3 दिन में घर से बाहर कम ही निकली। अम्मी के लिए पानी, दवाएं, किचन सब करती रही, फिर अचानक रुक कर दीवार को घूरने लगती, जैसे दिमाग मान चुका हो मगर जिस्म अभी यकीन न कर पा रहा हो। इन 3 दिनों में मैं बस एक दिन अबू की कब्र तक जा सकी। फातिहा के लफ्ज़ याद थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने बस ज़मीन को देखा, हाथ दबा कर रखा और दिल में कहा, मैं देर से आई हूँ, मगर मैं आई हूँ। फ़ोन बार बार रोशन होता रहा। मैंने स्क्रीन उलट कर रख दी, क्योंकि हर नोटिफिकेशन मुझे इसी एक कॉल तक वापस ले जाता था। अब्बू नहीं रहे। मैं खुद को रोकती रही कि मुकम्मल तौर पर बिखर ना जाऊं, क्योंकि मैं जानती थी चंद दिन की मोहलत के बाद रियासत की घड़ी दोबारा चलती है। तीसरे दिन शाम को मैं अबू की तस्वीर के सामने बैठी। हाथ में तस्बीह नहीं थी, बस उंगलियां खालीपन में घूम रही थीं। मैंने दिल में कहा, मैं वापस आ गई हूँ अब्बा, मगर देर से। और इसी लम्हे मेरे अंदर एक और जुमला भी उठा, सर्द, वाज़े, ख़तरनाक। मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ।
2 दिन बाद सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक ही नाम था, चीफ। आवाज़ वैसी ही थी, सीधी, खुश्क, मकसद वाली। मारिया, कॉन्डोलेंसेस। एक मुख्तसर वक्फा। इस्लामाबाद, टुमारो, 9 बजे सुबह, नो डिलेज। यस सर। निकल दिया, मगर अंदर दिल ने एतराज़ किया। फ़ोन बंद करते हुए कप हल्का सा हिला। मैंने फ़ौरन थाम लिया। तरबियत यहाँ भी काम आई। हाथ नहीं कांपना चाहिए, चाहे दुनिया टूट जाए। अम्मी को बताया तो वो खामोश हो गईं। आंखों में एक डर था, जैसे रियासत उनसे मेरी बाकी चीज़ें भी मांग रही हो। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। अम्मी, मैं वापस आऊँगी। ये वादा था या खुद को झूठ, इस लम्हे फैसला नहीं हो सका। इस्लामाबाद की सड़कें हमेशा एक जैसी लगती हैं, साफ, सीधी, बेरहम। बाहर दरख्त और दीवारें गुजरती रहीं, मगर मेरे अंदर लाहौर वाला खाली कमरा था। आज जज्बात नहीं, फाइलें खुलने वाली थीं। चीफ के दफ्तर में वही खामोश कंट्रोल, फूल नहीं बस वक्त। उसने बैठने का इशारा किया और महदूद मगर वाज़े अंदाज में कहा, योर फादर, मे अल्लाह ग्रांट हिम पीस। मैंने सर हिलाया, बस। चीफ ने दराज खोली और मोटी फाइल मेरे सामने रखी। कवर पर 8 लफ्ज़ था, जिसने इस्तांबुल की रातें जगा दी। इस्तांबुल। आउटकम क्लीन, एविडेंस चेन इंटैक्ट, एक्सपोजर मिनिमल। फिर पहली बार वो थोड़ा झुका। यू हैंडल प्रेशर वेल मारिया। ये तारीफ खुशी नहीं थी, पैमाइश थी। और अजीब बात ये थी कि इसी पैमाइश ने एक लम्हे को सुकून दिया, जैसे रियासत कह रही हो, तुमने गलत नहीं किया। दूसरा फोल्डर खुला। फ्रॉम शर्मास कैश, मोस्ट बेट, 1 थ्रेड रियल। सफ़े पर नाम बार बार आया, हैबतुल्ला, और 8 लाइन ने सर्दी डाल दी, रॉ पाइपलाइन। चीफ ने सीधा कहा, हैबतुल्ला इज़ योर रियल टारगेट, ही इज़ अ मूविंग नेटवर्क। मैंने पूछा, लोकेशन? उसने देखा, दैट्स द मिशन। तीसरा नोट मुख्तसर था, जर्मनी, जॉइंट ऑपरेशन, ऑस्कर लीड्स, यू हैंडल द अप्रोच। अंदर 2 हिस्से लड़े। एक लाहौर में रुकना चाहता था, दूसरा वो था जिसे बरसों पहले तरबियत में मार दिया था। वो वापस नहीं आ सकता था। टर्की साइड क्लीन्ड, चीफ बोला। माजिद कोऑर्डिनेटेड, सुल्तान्स नेटवर्क न्यूट्रलाइज्ड। मैं जानती थी, एक चीन टूटे तो दूसरा खुलता है। हिदायत साफ थी, नो इंडिपेंडेंट मूव्स, नो ओल इस्तांबुल कॉन्टैक्ट्स, एविडेंस ऑफ ग्रिड, ऑस्कर लीड्स। आखिर में उसने आंखों में देखकर कहा, इमोशंस स्टे एट होम। मेरे अंदर तल्ख हंसी आई। जज्बात तो साथ आए थे, मगर चेहरा खामोश रहा। कॉपी, फिनिश इट, देन यू मूव। Final directives: handle evidence off grid. Discretion is paramount. कॉपी। Keep emotions home. Report directly to me. Understood? अंडरस्टूड। लाहौर वापस आकर मैंने अम्मी के हाथ चूमे। तफसील नहीं बताई, बस काम। उनकी खामोशी में सवाल था, क्या मेरा दुख कम है? जवाब नहीं था। बैग बांधा, दरवाजे से निकलते वक्त एक बार पीछे देखा। गलत था, मगर इंसान हूँ। अगले दिन मैं एयरपोर्ट पर थी, पासपोर्ट हाथ में, टिकट जेब में। बाहर की दुनिया नॉर्मल थी। लोग हंस रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, और मेरे अंदर एक ही चीज़ चल रही थी, अब मैं जर्मनी जा रही हूँ, हैबतुल्लाह के लिए। फ़्लाइट में मैंने नींद की कोशिश की, मगर दिमाग नक्शे बना रहा था। हैबतुल्लाह की लोकेशन नहीं, बस साया था। RAW की लाइनों में एक नाम, पेमेंट्स के टुकड़ों में एक कोड, और राब्तों में एक खाली जगह। ये वो दुश्मन था जो सामने नहीं आता, बस असर छोड़ता है। जहाज़ लैंड हुआ तो जर्मनी की हवा में वही तरतीब थी, साफ, ठंडी और बेएहसास। मैंने बेल्ट खोली, सामान उठाया और गेट की तरफ चली। दिल में लाहौर का बोझ भी था और इस्लामाबाद का हुक्म भी। इमिग्रेशन से निकलते ही मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैंने किसी को तलाश नहीं किया, बस एक बार हॉल की लाइनें पढ़ीं,
कैमरे, निकलने के रास्ते, लोगों के हाथ, नज़रें, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। फिर मैंने उसे देखा, आसकर। वो एयरपोर्ट के एक साइड पर खड़ा था, आम कपड़ों में, मगर उसकी तैयारी दूर से साफ नजर आ रही थी। हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरा पुरसुकून, आंखें वही पुरानी, चौकन्नी, बेचैन, जैसे वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पहुंचने के लम्हे को गिन रहा हो। मैं उसकी तरफ बढ़ी तो उसने एक लम्हे को सर हिलाया, फिर खिलाफे मामूल उसने कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो यकीन कर रहा हो कि मैं वाकई यहाँ हूँ। उसके सांसों की रफ्तार नॉर्मल नहीं थी, वो बेताब था और छुपा नहीं रहा था। मैंने जवाब में बाजू नहीं कसे, हाथ बैग के हैंडल पर ही रहे। फील की आदत, कंट्रोल, मगर अंदर कहीं एक सख्त गिरा खुल गई, एक मानूस सुकून, जैसे तवील शोर के बाद खामोशी मिल जाए। आसकर ने सर जरा पीछे किया, मेरी आंखों में देखा। वो मुझे नहीं परख रहा था, बस देख रहा था। ऑन टाइम, उसने आहिस्ता कहा, मगर आवाज़ में वही अपनापन था जो अल्फाज से ज़्यादा वज़नी होता है। मैं आ गई हूँ, मैंने जवाब दिया। आवाज़ सादा रखी, दिल नहीं। उसने मेरी तरफ झुककर बस इतना कहा, गुड, नाउ वी फाइंड हैबतुल्ला। और फिर वो मेरे साथ एयरपोर्ट के बाहर की तरफ चल पड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे ये नई फ़्लाइट नहीं, हम दोनों की अधूरी जंग का दोबारा खुलता हुआ दरवाज़ा हो। एयरपोर्ट से बाहर आकर मैं खामोशी से ऑस्कर की गाड़ी में बैठी। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई रस्मी जुमला नहीं बोला, बस गाड़ी स्टार्ट की और हम लाइप्ज़िग की सिमत निकल गए। रास्ता लंबा था और खामोशी भी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो काटती है, ये वो थी जो आहिस्ता आहिस्ता बोझ कम करती है। हाईवे पर गाड़ी अपनी रफ्तार में थी, बाहर सब कुछ तरतीब में था, सड़क, साइन बोर्ड्स, गाड़ियाँ, मगर मेरे अंदर अब भी लाहौर का कमरा, अम्मी की आंखें और अब्बू की कब्र की मिट्टी थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर देख कुछ और रही थी। कुछ देर बाद ऑस्कर ने स्टीयरिंग से नज़रें हटाए बगैर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ ये नुकसान किसी फाइल में फिट नहीं होता। उसके लहजे में रस्मी हमदर्दी नहीं थी, न वो लाइनें जो लोग आदतन बोलते हैं, बस एक ठहरा हुआ एहसास था, जैसे वो जानता हो कि इस लम्हे ज़्यादा अल्फाज भी बोझ बन जाते हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने चाहा भी नहीं, कुछ बातें जवाब मांगती ही नहीं। चंद किलोमीटर बाद उसने दोबारा बोला, तुमने जो फैसला किया वो आसान नहीं था। वापस आना, काम पर लौटना, ये कमज़ोरी नहीं है मारिया। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया, जैसे अगला जुमला नाप रहा हो। कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग अपने दुख के साथ चलना सीख लेते हैं। तुम दूसरे वाले लोगों में से हो। इस बार मेरे सीने में हल्की सी हरकत हुई, दर्द नहीं, बस पहचान। मैंने सर हिलाया, मगर नज़र अब भी बाहर थी, क्योंकि अगर मैं उसकी तरफ देखती तो शायद कंट्रोल टूट जाता। हम लाइप्ज़िग पहुंचकर सीधा आराम नहीं करेंगे, उसने नरमी से कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रेशर में नहीं रखूँगा। फिर एक मुख्तसर सा जुमला, बहुत आहिस्ता, जो कुछ तुमने खोया है वो हकीकत है, और जो हमें करना है वो भी। हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। मैंने पहली बार खिड़की से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई तर्स नहीं था, न प्रोफेशनल सर्द महरी, बस एक पुरसुकून यकीन। मैंने बस इतना कहा, शुक्रिया आस्कर। गाड़ी लाइप्ज़िग की तरफ बढ़ती रही, और पहली बार मुझे लगा कि ये सफ़र सिर्फ एक मिशन का नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर आगे बढ़ने का भी है। तकरीबन 2 घंटे बाद ऑस्कर ने गाड़ी फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे रोकी। उसने घड़ी देखी, फिर मुख्तसर सा कहा, कल सुबह 8 बजे तैयार रहना। मैंने सर हिलाया, कोई इजाफी जुमला नहीं, कोई जज्बाती अलविदा नहीं। गाड़ी आगे बढ़ गई और मैं इमारत के अंदर दाखिल हो गई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो सब कुछ वैसा ही था, साफ, तरतीब में, खामोश। कोई चीज़ बदली नहीं थी, और यही बात अजीब लग रही थी, जैसे दुनिया ने मेरे लिए वक्फा ही नहीं लिया हो। बैग एक तरफ रखा, जूते उतारे, और पहली बार महसूस किया कि भूख वाकई लगी है। फ़ोन उठाया और करीब के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया।
खाने के आने में वक्त था, इसलिए मैं वॉशरूम चली गई। शावर के शोर में भी सोचें साफ सुनाई दे रही थीं। हैबतुल्लाह, लोकेशन नामालूम, नेटवर्क मुतहरिक, RAW चैनल। मैंने जहन में तरतीब बनानी शुरू की। पहला दिन, ऑस्कर के साथ ब्रीफिंग। दूसरा कदम, डेटा पैटर्न्स, पेमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स। कोई सीधा रास्ता नहीं होगा, इसलिए गलत रास्ते भी नोट करने होंगे। हर छोटी हरकत अहम होगी, क्योंकि इस बार दुश्मन सामने नहीं आएगा, बस निशान छोड़ेगा। पानी बंद किया तो आईने में अपना अक्स देखा। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में वही फोकस वापस आ रहा था जिसे मैं पहचानती थी। यही हालत मुझे फील्ड में जिंदा रखती है, न बहुत कमज़ोर न बहुत सख्त। इसी लम्हे डोर बेल बजी। खाना आ गया था। खाना खाने के बाद मैंने मज़ीद जागने की जिद नहीं की। पिछले कई दिनों की नींद अधूरी थी और दिमाग को अब ज़बरदस्ती खामोशी चाहिए थी। मैंने तमाम सोचें एक तरफ रखी, फ़ोन साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। नींद ऐसी आई कि जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। दरवाजे पर नाक होने से आंख खुली। एक लम्हा लगा मैं कहाँ हूँ। हाथ सीधा फ़ोन की तरफ गया। 8:20 सुबह। दिल में एक झटका आया। मैं फ़ौरन बेड से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एस्कर खड़ा था। अंदर आया तो उसने मुझे इसी हालत में देखा। बाल बिखरे, आंखों में नींद, चेहरा बिल्कुल बगैर तैयारी के। वो मुस्कुराया, बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट जैसे उसे यही तवक्को हो। मुझे यकीन था तुम तैयार नहीं हुई होगी, उसने हल्के तंज के साथ कहा। फिर एक लम्हा रुका और बगैर किसी बनावट के बोला, वैसे प्यारी लग रही हो। मैंने फ़ौरन नज़रें हटा ली। ये जुमला न फील्ड वाला था न रस्मी, बस इंसानी। वो बोलता रहा, चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर करेंगे। मैंने भी नहीं किया। मैंने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा, सॉरी, बस 10 मिनट दे दो, मैं रेडी हो जाती हूँ। वो घड़ी देखकर बोला, 10, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट बाद हम नीचे थे। नाश्ता मुख्तसर था, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ इतना कि दिन कहाँ शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होना चाहिए। गाड़ी चल पड़ी। शहर पीछे रहता गया और माहौल बदलने लगा। रिहायशी इलाके ख़त्म हुए, सड़कें खुलती गईं और फिर गाड़ी एक खामोश गली में मुड़ी। एक आम सा घर, बाहर से कुछ ख़ास नहीं। दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर बदल गया। ये घर नहीं था, कंट्रोल रूम था। दीवारों पर स्क्रीन्स, मेज़ों पर लैपटॉप्स, नक्शे, डेटा फीड्स। हर चीज़ लाइव, हर चीज़ फ़आल। अंदर 3 लोग पहले से मौजूद थे। 2 जर्मन, एक लड़का, एक लड़की। दोनों खामोश, फोकस्ड, जैसे बात कम और काम ज़्यादा करते हों। और तीसरा माजिद, इस्तांबुल वाला माजिद। मुझे देखते ही उसने सर हिलाया। न ज़्यादा जोश न तारुफ, बस वही एक नज़र जो कहती है तुम यहाँ होनी चाहिए थी। ऑस्कर ने मुख्तसर अंदाज में कहा, लेट्स स्टार्ट। और मुझे फ़ौरन समझ आ गई, ये जगह सवालों की नहीं, हिसाब की है। मैंने बैग एक तरफ रखा, एक खाली स्क्रीन के सामने खड़ी हुई और दिल में बस एक लाइन आई, अब खेल शुरू हो रहा है। माजिद ने रिमोट का बटन दबाया। दीवार वाली बड़ी स्क्रीन पर एक नंबर उभरा, वही अननोन नंबर जिसे मैंने शर्मा के फ़ोन पर आते ही काट दिया था। यही है, माजिद ने सीधा कहा। इस एक कॉल की हिस्ट्री तुम लोगों को हैबतुल्लाह तक ले जा सकती है या फिर हमें 2 दिन तक मारेगी। मैंने सांस अंदर लिया। तो मारने दो, मैंने कहा, बस आखिर में रास्ता दे दे। जर्मन लड़की ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। स्क्रीन पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR खुला। टाइम, दौरानिया, टावर ID, रूट और एक जैसा लगने वाला नॉर्मल पैटर्न। ऑस्कर मेरे करीब खड़ा था। माजिद ने दूसरी स्क्रीन ऑन की। इस्तांबुल में हमारी टीम ने जो USB और फाइलें चेक की थी, वो बोला, उनमें एक चीज़ बार बार आ रही है, अफ़गान रूट, फॉल बैक चैनल और एक नाम जो कभी साफ नहीं लिखा, सिर्फ इशारों में। मैंने फ़ौरन कहा, हैबतुल्लाह। माजिद ने अज़बात में सर हिलाया।
मगर नाम से कुछ नहीं होता, उसने कहा। हमें हरकत चाहिए और हरकत हमेशा डेटा में गलती करती है। मैंने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा। पहला दिन, मैंने खुद से कहा, गलती पकड़ने के लिए। हमने शुरुआत सीधी नंबर से की। नंबर का नेटवर्क, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी एक्टिविटी, वो सब कुछ जो आम आदमी के लिए टेक्निकल होता है, हमारे लिए शख्सियत होता है। जर्मन लड़के ने एक चार्ट खोला, एक लाइन जिस पर छोटे छोटे डॉट्स, हर डॉट एक कॉल, हर डॉट एक फैसला। ये नंबर 12 दिन से जिंदा है, वो बोला इंग्लिश में, मगर लहजा मैकेनिकल, लेकिन उसके इस्तेमाल में इंसान वाला शोर नहीं। मैंने फौरन झुक कर देखा। कैसे? जर्मन लड़की ने जवाब दिया, नो सोशल नॉइज, नो रैंडम कॉल्स, ओनली फंक्शनल कनेक्शंस। ऑस्कर ने मेरी तरफ देखा नहीं, मगर मैंने महसूस किया वो मेरी बात सुन रहा है। मैंने कहा, ये नंबर किसी की जिंदगी नहीं, किसी का टूल है। माजिद पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, टूल, और टूल को चलाने वाला हमेशा बचता है। हमने कॉल्स की लिस्ट खोली। कुछ नंबर्स तुर्की के, कुछ यूरोप के, कुछ ऐसे जो बार बार बदल रहे थे, जैसे कोई पानी पर कदम रखकर चल रहा हो। यहाँ कुछ नहीं, ऑस्कर ने आहिस्ता कहा, ये सब डिक्वे लग रहा है। मैंने जवाब में स्क्रीन पर एक टाइम लाइन जूम की। डिक्वे भी एक पैटर्न रखते हैं, मैंने कहा, और पैटर्न अपनी जगह पर फंस जाता है। फिर वो चीज़ मेरे सामने आई जिसने पहली बार मेरे अंदर अलार्म बजाया। हर रोज़ तकरीबन एक ही वक्त पर यह नंबर खामोश होता था, ना ऑफ ना ऑन, सिर्फ एक खामोश वक्फा। मैंने उंगली से इस पॉइंट को हाईलाइट किया। ये क्या है? माजिद ने कुर्सी आगे खींची। ऑस्कर एक कदम करीब आया। जर्मन लड़के ने फौरन डेटा खोला, फिर सर हिलाया। साइलेंट विंडो, वो बोला। एग्जैक्टली रिपीटेड, मैंने आहिस्ता से कहा। ये आदत नहीं, ये कंट्रोल टाइमर है। ऑस्कर पहली बार मेरी तरफ देखकर बोला, तुम कह रही हो कोई और इस नंबर को हाथ में ले रहा है? हाँ, मैंने कहा, या ये नंबर किसी सिस्टम में प्लग होता है और फिर निकाल दिया जाता है, जैसे कोई काम मुकम्मल हो गया हो। माजिद ने मेरे सामने वाली स्क्रीन पर एक और लेयर खोली। अगर ये टाइमर है, वो बोला, तो इसके दूसरे साइड पर कोई मास्टर होगा। मैंने फौरन कहा, मास्टर को पकड़ने के लिए हमें स्लेव के रूट को तोड़ना होगा। ऑस्कर की सांस हल्की सी बदली। उसने बहुत आहिस्ता कहा, गुड। ये तारीफ नहीं थी, ये एक सिग्नल था, जारी रखो। 2 घंटे हमने सिर्फ फिल्टर्स चलाए। कभी नंबर की लोकेशन निकली, कभी नहीं। कभी टावर आईडी बदलता, कभी एक ही रहता। कभी यूं लगता कि ये नंबर लाइप्जिग में है, कभी यूं कि कहीं और। माजिद ने हाथ रोककर कहा, ये स्पूफिंग है। मैंने फौरन पूछा, लेकिन प्योर स्पूफिंग में भी एक जगह गलती होती है, कहाँ? जर्मन लड़की ने एक लाइन निकाली, हियर दिस वन पिंग। मैंने उसे जूम किया। एक पिंग जो बाकियों जैसा नहीं था, कमज़ोर सिग्नल, अजीब रूट और एक छोटा सा डिले। मैंने अपने दिल में वही पुरानी बात दोहराई, हरकत हमेशा किसी न किसी जगह गलती करती है। मैंने माजिद की तरफ देखकर कहा, ये पिंग इंसानी है। माजिद ने मुझे देखा। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत नहीं, मैंने कहा। मशीनें खूबसूरत झूठ बोलती हैं, इंसान का झूठ हमेशा थोड़ा गंदा होता है। ऑस्कर ने हल्की सी खुश्क हंसी हंसी। तुम खतरनाक होती जा रही हो मारिया। माजिद ने इस बात पर नोटिस लिया। उसकी नज़र एक लम्हे को हमारे दरमियान रुकी, सिर्फ एक लम्हा, मगर मैं समझ गई। वो देख रहा है कि ऑस्कर मेरे कितने करीब है और मैं कितनी पुरसुकून हूँ। वो कुछ नहीं बोला, बस दोबारा स्क्रीन की तरफ पलट गया। मगर मैंने जान लिया, उसने नोट कर लिया। पहला दिन ख़त्म नहीं हुआ था, बस रात हो गई थी। कंट्रोल रूम की लाइट्स वही थीं, स्क्रीन्स वही थीं और हमारे जहन भी वही थे। माजिद ने काफ़ी का कप मेज़ पर रखा। आज नहीं मिलेगा, उसने कहा, मगर आज हमें इसकी शेप मिल गई है। मैंने आहिस्ता कहा, शेप काफ़ी नहीं, हमें नाम नहीं, हमको जगह चाहिए।
ऑस्कर ने घड़ी देखी। टुमारो, वो बोला। टुमारो वी फोर्स अ मिस्टेक। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसे? उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन हम दोबारा उसी कमरे में थे। अब कोई तारुफ नहीं, कोई गर्म अप नहीं, बस सीधा काम। माजिद ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, वही आखिरी कॉल, दोबारा खोलो, फुल डेप्थ। मैंने नंबर को पन किया, फिर हमने उसकी हिस्ट्री निकाली। उस नंबर ने पिछले 6 महीनों में कहाँ कहाँ सांस ली, किन किन टावर से गुजरा और किस वक्त जिंदा होता था। जर्मन लड़का बोल उठा, देयर इज़ अ कॉरिडोर। मैंने फ़ौरन जूम किया। नक्शे पर एक लाइन बन रही थी, एक रूट जो बार बार एक ही किस्म के इलाकों से गुजरता था। ऐसे बॉर्डर एरियाज जहां नेटवर्क कमज़ोर होते हैं मगर चैन मजबूत। मैंने आहिस्ता कहा, यह बंदा शहर में नहीं रहता, ये बंदा रास्तों में रहता है। ऑस्कर ने मेरे कान के करीब बहुत धीमी आवाज़ में कहा, कीप गोइंग। मैंने स्क्रीन पर एक और लेयर खोली, क्रॉस मैच विद शर्मा's फ़ोन लॉग्स। माजिद ने फ़ौरन कहा, येस दैट्स द राइट एंगल। फिर हमने शर्मा के फ़ोन की मुकम्मल हिस्ट्री ओपन की, उसमें वो कॉल भी जिसे मैंने काटा था और उससे पहले वाले राब्ते भी। यहाँ से असल मेहनत शुरू हुई। हर नंबर को देखना, उसके साथ जुड़ी लोकेशन निकालना और फिर उसके पीछे वाले नंबर तलाश करना, क्योंकि ऐसे नेटवर्क्स में असल शख्स कभी सामने नहीं होता, वो पीछे रहता है। 2 घंटे बाद जर्मन लड़की ने अचानक कहा, फाउंड अ रेपिटिशन। स्क्रीन पर एक पैटर्न था। ये नंबर जब भी एक ख़ास टावर के करीब आता, उसके बाद 12 मिनट के अंदर अंदर एक और नंबर जाग जाता और फिर खामोश हो जाता। मैंने फ़ौरन कहा, ये रिले है। माजिद ने सर हिलाया। और रिले का मतलब है? उसने बात छोड़ दी। मैंने खुद मुकम्मल की कि कहीं कोई हैंडलर बैठा है। इसी वक्त माजिद का सिस्टम पिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर एक सिक्योर कॉल खोली। चीफ। उसकी आवाज़ सीधी थी। स्टेटस। ऑस्कर ने सिर्फ 3 लाइनें कहीं। CDR पैटर्न आइडेंटिफाइड, रिले कॉरिडोर फाउंड, लास्ट कट कॉल इज प्राइमरी लीड। चीफ ने एक लम्हा तवक्कुफ किया। हु कॉट द रिले टाइमिंग? माजिद ने मेरी तरफ देखा। मैंने खुद जवाब दिया, सर मैंने। साइलेंट विंडो रिपीटेड थी। फिर हमने क्रॉस मैच से रिले कॉरिडोर निकाला। चीफ की आवाज़ में कोई तारीफ नहीं थी मगर वज़न था। गुड, कीप द एनालिसिस क्लीन, नो असम्पशंस। मैंने फ़ौरन कहा, जी सर, असम्पशंस नहीं, सिर्फ प्रूफ। चीफ ने एक जुमला और कहा, रिमेंबर, हबैतुल्लाह इज़ अ नेटवर्क, नॉट अ फेस, यू विल सी हिम थ्रू हिज ट्रैफिक। कॉल ख़त्म हो गई। ऑस्कर ने मेरी तरफ हल्का सा देखा। तुमने अपने आप को साबित कर दिया, उसने आहिस्ता कहा। चीफ को भी सुनाई दिया। माजिद ने बगैर जज्बात के बस प्रोफेशनल अंदाज में कहा, तुमने टाइम पर सही चीज़ पकड़ी मारिया। अगर ये विंडो मिस होती तो हम फिर मैप्स के अंदर मर जाते। यहाँ मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये सिर्फ मेहनत नहीं, एतराफ़ है। और इंटेलिजेंस में एतराफ़ बहुत कम मिलता है। हमने रिले कॉरिडोर को फॉलो किया। फिर एक जगह वो नंबर 2 बार एक ही रात में जागा। मैंने फ़ौरन कहा, ये जल्दी है, ये बंदा परेशान है। ऑस्कर ने पूछा, किस बात पर? मैंने जवाब दिया, शर्मा ख़त्म हुआ तो चेन टूट गई, अब नेटवर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। माजिद ने उसी लम्हे एक और फीड खोली, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो इस्तांबुल से आई थी। उसमें एक लाइन थी, अफगान इंटरमीडियरी यूजिंग रोटेटिंग सिम्स, कॉन्टैक्ट विंडो आफ्टर डिस्ट्रप्शन। मैंने उस लाइन को पढ़कर कहा, ये डिस्ट्रप्शन हम हैं। ऑस्कर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, और यही हमारा फ़ायदा है। माजिद ने स्क्रीन पर एक पॉइंट पिन किया, ये लोकेशन अभी कंफर्म नहीं मगर पैटर्न यही कहता है। मैंने नक्शे को देखा, लाइप्ज़िग नहीं, इस्तांबुल नहीं, एक दरमियानी रास्ता, वही बफर जोन वाला एहसास। मैंने आहिस्ता कहा, ये सुराग है, मुकम्मल सबूत नहीं। माजिद ने सर हिलाया, हाँ, मगर यही सुराग अगला दरवाज़ा खोलेगा। ऑस्कर मेरे और स्क्रीन के दरमियान थोड़ा सा झुका, जैसे दीवार से राज खींच रहा हो।
हमने उसे मजबूर किया है कि वो खुद सांस ले, वो बोला। अब अगला कदम वो उठाएगा। मैंने कुर्सी के बाजू पर उंगलियां रखी, फिर फौरन रोक ली। आदतें भी ज़बान होती हैं और आज हम ज़बानें पढ़ने बैठे थे। माजिद ने आखिरी बार हमें देखा। उसकी नज़र फिर से एक लम्हे को हमारे करीब होने पर गई। ऑस्कर का मेरे बहुत करीब रहना और मेरा घबराए बगैर इस प्रॉक्सिमिटी में काम करते रहना। इस बार वो बोला, ऑस्कर, तुम उसे सही जगह पर रख रहे हो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। और तुम सिर्फ फील नहीं, दिमाग भी संभाल रही हो। ऑस्कर ने बहुत आहिस्ता कहा, मैंने कहा था ना, ये हैंडल कर रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो लोग वाकई काम करते हैं वो लफ्ज़ों से ख़ुद को हल्का नहीं करते। मैंने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर, रूट, साइलेंट विंडो, रिले कॉरिडोर और वो पेन पॉइंट जो अभी धुंधला था मगर अब नज़र आने लगा था। और मेरे अंदर एक ही लाइन वाज़ेह थी, हैबतुल्लाह खुद सामने नहीं आएगा, मगर उसकी चैन अब हमारी नज़र में आ चुकी है। नाजरीन, एक बात मैं बताना भूल गई थी। कंट्रोल रूम में जो जर्मन लड़का और लड़की हमारी टीम का हिस्सा थे, उनके नाम लूकस और अनिका थे। हैबतुल्लाह खुद सामने नहीं आएगा, मगर उसकी चैन अब हमारी नज़र में आ चुकी है। ये लाइन मेरे जहन में गूंजती रही जब स्क्रीन पर पेन पॉइंट थोड़ा और साफ हुआ। अभी भी धुंधला था, मगर धुंध अब भाग रही थी। माजिद ने नक्शे पर एक और लेयर ऑन की। यहाँ देखो, उसने कहा। रिले कॉरिडोर जब 2 बार एक ही रात में जागा, उसके बाद ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया। मैंने फ़ौरन कहा, फिक्स तब होता है जब बंदा हरकत रोक दे। ऑस्कर ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा, क्यों रोकेगा? क्योंकि वो सुन रहा है, मैंने जवाब दिया, और सुनने के लिए बंदा रुकता है। लूकस ने सैटेलाइट ओवरले जूम किया। पहाड़ी लाइन वाज़ेह हुई, एक बड़ी रिहाइशगाह ऊपर की सतह पर, नीचे जंगल, एक तरफ कच्चा रास्ता, दूसरी तरफ खुला जाविया। अनिका ने थर्मल खोला। नाइट साइकिल कंसिस्टेंट है, हीट सिग्नेचर मूव्स इनसाइड नॉट आउटसाइड। माजिद ने बात मुकम्मल की। ये कैंप नहीं, ये हाइड आउट भी नहीं, ये घर है। मैंने नक्शे को देखा। उज़्बेकिस्तान की लाइन करीब थी, अफगानिस्तान की हुदूद, कानून के बगैर मगर हिसाब के साथ। यहाँ रहने वाला आदमी लोकल नहीं होता, मैंने कहा। ये वो लोग होते हैं जो हद के करीब रहते हैं ताकि हद पार करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑस्कर ने पहली बार कुर्सी से वज़न बदला। बॉर्डर एक्सेस? अनिका ने जवाब दिया, अफ़गान साइड, बट उज़्बेक प्रॉक्सिमिटी अलाउज सप्लाई। माजिद ने फ़ौरन कहा, और यही हमारी विंडो है। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी आई, वो खामोशी जो तब आती है जब तज्जिया ख़त्म हो जाए और ज़िम्मेदारी शुरू हो। मैंने सीधा कहा, रिमोट नहीं। लूकस ने चूक कर मेरी तरफ देखा। ड्रोन स्ट्राइक वुड बी। मैंने बात काट दी। ड्रोन शोर मचाता है, हमें शोर नहीं चाहिए, हमें इख्तिताम चाहिए। ऑस्कर ने सर हिलाया, स्नाइपर। अनिका ने फ़ौरन मौसम की लेयर खोली। ऑटम, ड्राई विंड, नो स्नो, विजिबिलिटी गुड एट डॉन एंड डस्क। मैंने कहा, नॉर्मल लिबास। माजिद समझ गया, कोई टेक्टिकल शो नहीं, हाइकिंग गियर, आर्म जैकेट्स। लूकस ने फासले का हिसाब लगाया। एलिवेशन एडवांटेज पॉसिबल फ्रॉम साउथ रिज। मैंने फ़ौरन नक्शे पर वो रिज देखी, यहाँ से और ये जाविया। ऑस्कर मेरे करीब आया, इस बार जानबूझकर। 2 शूटर्स? मैंने एक लम्हा सोचा, प्राइमरी और कंफर्म। अनिका ने थर्मल पर एक लाइन खींची। कंफर्म विंडो 1.8 सेकेंड्स। माजिद ने रिमोट मेज़ पर रखा। ये फील्ड एग्जीक्यूशन है, अगर गए तो वापसी का रास्ता खुद बनाना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। हम गए तो वापस आएंगे इंशाअल्लाह। ये एतमाद नहीं था, ये फैसला था। इसी लम्हे स्क्रीन पर सिक्योर लाइन जगमगाई। चीफ। माजिद ने कनेक्ट किया। चीफ की आवाज़ सीधी थी, जैसे पहले से जानता हूँ।
लोकेशन कंफर्म्ड? ऑस्कर ने कहा, प्रोबेबल रेजिडेंस अफगान साइड, उज़्बेक प्रॉक्सिमिटी। चीफ ने एक लम्हा तवक्कुफ किया। मेथड? मैंने खुद जवाब दिया, सिंगल शॉट, स्नाइपर, नो कोलैटरल। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर चीफ बोला, अप्रूवल कंडीशनल है, मिस नहीं होना चाहिए। मैंने फौरन कहा, नहीं होगा सर। देन प्रोसीड, चीफ ने कहा। आफ्टर दिस चेन विल रिएक्ट, बी रेडी फॉर स्पिल ओवर। कॉल खत्म हो गई। कमरे में सबने एक दूसरे को नहीं देखा, सबने नक्शे को देखा, क्योंकि अब ये कहानी नहीं रही थी, ये रूट बन चुका था। माजिद ने आखिरी हिदायत दी, उज़्बेकिस्तान के अंदर एक सोर्स है, असलहा क्लीन होगा, ट्रेस नहीं, पिकअप डिस्क्रीट। मैंने बैग की तरफ देखा। ये वो लम्हा था जब कागज़ ख़त्म हुआ और ज़मीन शुरू। ऑस्कर ने आहिस्ता कहा, वंस वी मूव, कंट्रोल रूम ओनली गाइड्स, नो रेस्क्यू। मैंने सर हिलाया, हम रेस्क्यू के लिए नहीं जा रहे। लुकस ने सैटेलाइट फीड लॉक की, अनिका ने थर्मल प्रीसेट्स सेव किए। माजिद ने हमें देखा, उस बार ज़्यादा देर तक। तुम दोनों टाइमिंग मिस मत करना। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। टाइमिंग ही तो हमारा हथियार है। दरवाज़ा बंद हुआ, कंट्रोल रूम पीछे रह गया और मेरे जहन में एक ही लाइन वाज़े थी, अगला कदम डेटा पर नहीं, मिट्टी पर रखा जाएगा।